नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी में रोजगार के अवसर, उपलब्ध अवसर और भावी संभावनाएं। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा और भाषा के साहित्य, इनके अध्ययन का एक प्रयोजन सुनिश्चित होता है। पाठक उस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए उस विषय को, उस भाषा को, उस भाषा के साहित्य को पढ़ता है। तो मनोमस्तिष्क में, पाठक के मन में विशेष रूप से जो रोजगार की तलाश करते हुए युवा वर्ग के विद्यार्थी हैं या आजीविका के लिए चिंतित, उसकी खोज में श्रम साधना करते हुए विद्यार्थी हैं, उनके मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि हम किसी भी भाषा को, उसके विभिन्न आयामों और परिदृश्यों को यदि पढ़ें, आत्मसात करें, ज्ञानार्जन करें, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। यदि उस भाषा को, उसके अनुप्रयोग के विविध आयामों को, उस भाषा में लिखित साहित्य और उसकी विधाओं को पढ़ने का, आत्मसात करने का कोई लाभ दिखाई ना दे, कोई सुनिश्चित स्पष्ट उद्देश्य उद्घाटित ना हो, तो उसके प्रति कुछ उदासीनता बन जाती है, कुछ उपेक्षा का भाव आ जाता है। हिंदी हमारे देश की पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली, राष्ट्र की अस्मिता को उद्घाटित करने वाली, उसका परिचय देने वाली भाषा, राष्ट्र की भाषा, संपर्क भाषा या केंद्र सरकार और संघ की राजकाज के निष्पादन की भाषा, यानी राजभाषा, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं, वह भाषा भी है। पूरे देश में हिंदी की अपनी 18 बोलियां, जिनमें विपुल साहित्य उपलब्ध है। विश्व स्तरीय साहित्यकार, रचनाकार हिंदी ने न केवल भारत को अपितु पूरी दुनिया को दिए हैं। फिर भी ये प्रश्न हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि साहित्य में रोजगार के अवसर कुछ सीमित अवसर हैं। शिक्षा में शिक्षक बनकर, शोधार्थी बनकर हम अकादमिक जगत के लिए जो काम करते हैं, उसमें यदि कोई शिक्षक बनना चाहता है, अध्यापक बनना चाहता है, प्राध्यापक बनना चाहता है, तो वह उस दृष्टि से उस क्षेत्र में कार्य करता है, ज्ञानार्जन करता है, उपाधि अर्जित करता है। लेकिन क्या हिंदी में रोजगार के, रोजी रोटी के, कामकाज के, व्यवहार के और आजीविका साधना के अवसर केवल शिक्षा और शिक्षण जगत में है या अन्यत्र भी कहीं है? इन सब बिंदुओं पर हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। हिंदी एक सशक्त, समर्थ भाषा है, समृद्ध भाषा है, जिसके पास संस्कृत की अथाह शब्द संपदा है,
हिंदी में शब्द निर्माण की विलक्षण शक्ति विद्यमान है, उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी प्रजनन शक्ति अद्भुत है। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, धातु से, योग से और अंग्रेजी से समतुल्य हिंदी शब्दों या शब्दावली के निर्माण के अनेक अवसर हिंदी में विद्यमान हैं। इसलिए हिंदी ने अनेक विपरीत स्थितियों परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी एक विशिष्ट पहचान, अपनी एक विशिष्ट जगह बनाई है। हम जानते हैं कि हमने एक लंबी अवधि परतंत्रता की देखी है और परतंत्र व्यक्ति को तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तुलसीदास ने तो लिखा ही है, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो एक लंबी अवधि 400-500 वर्ष की, 600 वर्ष की, जहां हम भाषाई दृष्टि से स्वभाषा में, स्वदेशी भाषाओं में शासकीय प्रशासकीय कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो शासक जो हम पर काबिज रहे, जब तक मुगलों ने हम पर शासन किया, तो हमें हमारी किसी भी भाषा में औपचारिक रूप से प्रयोग अनुप्रयोग की अनुमति नहीं दी। ये तो हिंदी की बोलियों का, इन बोलियों में सृजन करने वाले रचनाकारों का अविस्मरणीय प्रदेय है कि हम हिंदी को इन तमाम विपरीत और विरोधी परिस्थितियों के बावजूद जीवित रख पाए, निकाल कर लाए और उसका अपना एक सुदीर्घ सशक्त इतिहास बनता चला गया। मध्यकाल में, जो मध्यकालीन भारत है, जब मुगल हम पर काबिज थे, तो उन्होंने फारसी को यानी पर्शियन को राजभाषा घोषित कर दिया था। परिणामतः वो खड़ी बोली जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, जो आज राजभाषा है, जो आज पूरे देश को संवाद और संपर्क की दृष्टि से जोड़ने वाली सशक्त भाषा है, उस खड़ी बोली का बीज वपन तो 10वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के माध्यम से हो चुका था। और वह खड़ी बोली शासकीय या सत्ता में बैठे काबिज जो लोग थे, उनकी इच्छा के अनुसार वो औपचारिक रूप से शासकीय प्रशासकीय कार्यों की भाषा नहीं बनी, उन्होंने उसे बनने नहीं दिया। इसलिए खड़ी बोली हिंदी दक्षिणी हिंदी के रूप में जाकर आंध्र प्रदेश में जाकर सीमित हो गई। परिणामतः जो फारसी थी वह केंद्र के समस्त कार्यों के निष्पादन, शिक्षा दीक्षा, ज्ञान विज्ञान, शासन प्रशासन, समाज सभ्यता संस्कृति, इनकी भाषा पर्शियन बनती चली गई। साहित्य सृजन भी हुआ और प्रशासन भी उसी के माध्यम से चला। शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन भी उन्हीं से होता रहा। तो स्वाभाविक है कि हिंदी, जिसका इतिहास 1100 वर्ष का 1200 वर्ष का इतिहास है, वो केवल साहित्य तक सीमित रह गई और साहित्य में भी केवल कविता तक सीमित रह गई। लगभग 1000 वर्ष तक तो हिंदी कविता की भाषा, क्योंकि हिंदी की बोलियों में, ब्रजभाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मैथिली में, राजस्थानी में, इन सब में जो साहित्य सृजन हुआ, ये उन रचनाकारों का प्रदेय, उन रचनाकारों का उपकार भारत पर, हिंदी भाषा पर,
कि उन्होंने अपने आश्रम में, अपनी झोंपड़ी में, अपने आंगन प्रांगण में बैठकर साहित्य सृजन किया और महाकाव्यात्मक रचनाएं भी सृजित की। चाहे तुलसीदास की रामचरितमानस हो, विनय पत्रिका हो, कवितावली, गीतावली हो, या और इसी प्रकार की उनकी तो बहुत विलक्षण रचनाएं हमें मिली। सूरदास जिनका सूर सागर हमें मिला, केशवदास जिनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जैसी रचनाएं हमें मिली। इसी तरह उत्तर मध्यकाल हो या पूर्व मध्यकाल, स्वाभाविक है कि साहित्य सृजन होता रहा। मीरा राजस्थान में बैठकर कविता कर रही थी, और इसी तरह देश के अलग अलग राज्यों में, कुछ पंजाब में बैठकर कविता कर रहे थे, तो ब्रजभाषा में गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने चंडी चरित लिखा, राम और कृष्ण काव्य लिखा, जपू जी महाराज लिखा, आदि आदि। तो हिंदी की एक शक्ति तो यह है जो साहित्य सृजन के रूप में उपलब्ध होती है, और इस साहित्य को ही हम अलग अलग आयामों में, अलग अलग युगों में बांटकर वर्गीकरण करते हुए उसकी शिक्षा देते हैं। उसे अकादमिक जगत में जो विद्यार्थी आते हैं, शोधार्थी आते हैं, उन सबको इस साहित्यिक सशक्त सुदीर्घ परंपरा से परिचित कराते हैं, अवगत कराते हैं। साहित्य संवेदना की आधारशिला है। संवेदनाओं को जीवित रखना है, जो कि किसी भी सभ्य सुसंस्कृत समाज की रीढ़ की हड्डी है। संवेदना शून्य यदि कोई देश हो जाए या राज्य हो जाए, तो हम जानते हैं कि उसकी दुर्गति होती है। इसलिए संवेदनाओं का महत्व रहा है। इसलिए साहित्य सृजन करने वाले ये सभी रचनाकार, कवि और गद्यकार, ये प्रणम्य हैं। आदिकाल से हम देख सकते हैं, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में भी प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इसकी भी एक सशक्त परंपरा मिलती है। बौद्ध साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो या रासो परंपरा में लिखे गए बहुत से ग्रंथ। विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए और उन्होंने मैथिली भाषा में कृष्ण भक्ति साहित्य पर प्रचुर मात्रा में अपनी लेखनी चलाई। अमीर खुसरो ने लोक साहित्य की दृष्टि से विलक्षण साहित्य सृजित किया। वैसे हम देख सकते हैं कि भक्तिकाल में यानी पूर्व मध्यकाल में संत काव्य परंपरा, राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा, इन परंपराओं में भी न जाने कितने रचनाकार हिंदी की सेवा करते रहे, हिंदी में सृजन करते रहे, और फिर रीतिकाल तक पहुँचे, उत्तर मध्यकाल तक पहुँचे तो 150-200 रचनाकार वहाँ भी हमें मिलते हैं जिन्होंने रीति काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे, रीति सिद्ध ग्रंथ लिखे, रीति मुक्त ग्रंथ लिखे और रीति इतर ग्रंथ भी लिखे। तो जब हम पूर्व मध्यकाल में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी आदि को याद करते हैं, फिर उनकी परंपरा को याद करते हैं, ऐसे ही रीतिकाल में हम बिहारी को याद करते हैं, मतीराम को याद करते हैं, देव को याद करते हैं, भिखारीदास को याद करते हैं, घनानंद को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं, और बहुत सारे नीति कवि वृंद हैं, गिरधर हैं। इसी तरह से दीनदयाल गिरी हैं, बिहारी हैं, घाघ हैं, भट्टरी हैं। ये सब रचनाकार भी साहित्य सृजन करते रहे। अंतिम दौर तक रीतिकाल के ब्रजभाषा में साहित्य सृजित किया जाता रहा, और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे ब्रजभाषा, मैथिली भाषा
अवधी भाषा, राजस्थानी, इन सब की जो सृजन धर्मिता थी वो सीमित होती चली गई और धीरे धीरे विश्व के साथ कंधा मिलाकर चलने, कदम से कदम मिलाकर चलने का जो संकल्प था, उसने खड़ी बोली हिंदी का आह्वान किया। लेखन की दृष्टि से, साहित्य सृजन की दृष्टि से और वैचारिक चिंतन की दृष्टि से खड़ी बोली को सशक्त बनाने का एक आंदोलन, एक अभियान खड़ा हुआ, जिसमें भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के लेखकों, सृजकों ने, पत्र पत्रिकाओं ने, और फिर धीरे धीरे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और उसके बाद के साहित्यिक आंदोलन, कविता के आंदोलन, इन सब ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मुगलों के बाद जब अंग्रेज काबिज हुए तो उन्होंने अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बना दिया और हम फिर से भाषाई गुलामी का सामना करने लगे। उन्होंने तो जानबूझकर हमारी भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार को अवरुद्ध किया, उसके प्रयोग को अवरुद्ध किया और एक ऐसी मानसिकता सृजित की कि अंग्रेजी के बिना व्यक्ति आधा अधूरा है, अनपढ़ है, निरक्षर है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। और स्कूलों में, कॉलेजों में, शिक्षा संस्थानों में पारंपरिक ज्ञान हो, तकनीकी ज्ञान हो या व्यवहार मूलक ज्ञान हो, उन सब में अंग्रेजी ही मुख्य रूप से अपनी पहचान बना गई। तो हमें हिंदी में रोजगार पैदा करना, रोजगार की दृष्टि से हिंदी को सशक्त बनाना, ये एक चुनौती भरा कार्य तो था, क्योंकि जब तक किसी भाषा और किसी साहित्य में जीविका अर्जन के साधन और संभावनाएं उपलब्ध न हो तो उस भाषा के प्रति रुझान उतना बन नहीं पाता। और यदि मनोमस्तिष्क में यह बात घर कर जाए कि अंग्रेजी के बिना हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, आधुनिक उत्तर आधुनिक नहीं हो सकते, सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर स्वाभाविक है कि हिंदी को संघर्ष करना पड़ा। एक लंबी, एक सुदीर्घ यात्रा तय करनी पड़ी और फिर उसमें रोजी रोटी के, आजीविका के, रोजगार के अवसर ये धीरे धीरे सृजित करने पड़े। तो मित्रों, एक लंबी संघर्ष यात्रा हिंदी में रोजगार के अवसरों को देखते हुए हमारे सामने आती है, किंतु वर्तमान में, आज के संदर्भ में अगर देखें तो हिंदी भाषा रोजी रोटी की दृष्टि से अत्यंत समर्थ, सशक्त भाषा है, अनेक आयामों को उद्घाटित करने वाली भाषा है और उसमें भावी भविष्य में जिस तरह का भाषाई प्रयोग अनुप्रयोग को लेकर तमाम तरह के साधनों का, तमाम तरह के उपकरणों का दखल बढ़ रहा है, उस दृष्टि से भी हिंदी रोजगार के अवसर पैदा करने में सबसे अधिक सफल भाषा है। हिंदी ने एक लंबी संघर्ष यात्रा के माध्यम से अपनी जो स्थिति बनाई है, अपने जो आयाम और परिदृश्य उद्घाटित किए हैं, रोजी रोटी के जो अवसर सृजित किए हैं, वो सराहनीय है, प्रणम्य है, प्रशंसनीय है। ये अवसर कुछ तो मौलिक हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग के कारण पैदा हुए और कुछ अनुवाद के कारण पैदा हो सके। अनुवाद ने भी
हिंदी में आयात निर्यात, यानी बहुत सी देश विदेश की भाषाओं से हिंदी में आयात करना अनुवाद करते हुए, और हिंदी के माध्यम से भारतीय भाषाओं की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध सामग्री को अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से फिर दुनिया की भाषाओं में निर्यात करना, ये सिलसिला भी लगातार चलता रहा, बढ़ता रहा। और यही कारण है कि अनुवाद एक सशक्त विधा, एक सशक्त साधन भाषा और साहित्य की दृष्टि से बन गया। इस तरह मित्रों, यदि हम यह कहें कि 10वीं शताब्दी से अपने उद्भव की गाथा को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करने वाली भाषा हिंदी, उसकी विकास यात्रा को अगर हम देखें तो लगभग 1100-1200 वर्ष की यात्रा, सुदीर्घ यात्रा हमें उपलब्ध होती है। और ये यात्रा गौरवशाली यात्रा है। अनेक अवरोधों के बाद, अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिंदी आगे बढ़ती रही। सृजन धर्मिता हिंदी के रचनाकार अपनी भूमिका निभाते रहे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तो हमने 10वीं शताब्दी में खुसरो ने ये पहेलियाँ मुकरियाँ जो लिखी थीं, ये हम बाल्यकाल से विद्यालयी शिक्षा से सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला है, उसके जो स्रोत हैं, यदि उनको देखना है तो वो अमीर खुसरो के साहित्य में दिखाई देते हैं। एक प्रकार से खड़ी बोली का बीज वपन और उसके पल्लवित पुष्पित होने की तमाम सकारात्मक स्थितियां, इनको निर्मित करने का काम खुसरो ने किया था। किंतु मध्यकालीन मुगल शासकों ने और बाद में अंग्रेज शासकों ने इसे साकार या चरितार्थ नहीं होने दिया। वह सशक्त समर्थ भाषा खड़ी बोली हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी बनी, वो आगे उस तरह से नहीं बढ़ पाई या उसे बढ़ने नहीं दिया गया जैसा कि भाषाविद चाहते थे, प्रयोक्ता अनुप्रयोक्ता चाहते थे। मध्यकालीन भारत की राजभाषा जब फारसी घोषित हुई तो स्वाभाविक है कि जैसा शासक चाहता है, राजा चाहता है, प्रजा को वैसा करना पड़ता है। और लगभग 500 वर्ष, 400-500 वर्ष तक देश के सभी औपचारिक कार्य, शैक्षिक कार्य, शासकीय प्रशासकीय कार्य उर्दू, अरबी, फारसी, इन भाषाओं में, फारसी मुख्य रूप से राजकाज की भाषा बनी, राजभाषा बनी, उर्दू अरबी उसकी सहायिकाएं बन गईं। और इस तरह से अनुवाद भी, मूल लेखन भी पर्शियन के माध्यम से, शासन प्रशासन भी सत्ता में बैठे हुए राजा फारसी में ही देश का संचालन कर रहे थे। तत्पश्चात देश पर काबिज शासकों ने अंग्रेजी को भारत की राजभाषा बना दिया। जब अंग्रेज काबिज हुए, मुगल कमज़ोर हुए, तो अंग्रेज़ों ने उसका लाभ उठाया और हम पर शासक बनकर शासन करते हुए राजकाज की भाषा, कामकाज की भाषा, आजीविका की भाषा, जीविका अर्जन की भाषा, उन्होंने अंग्रेजी को घोषित कर दिया। शिक्षा दीक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, शासन प्रशासन में अंग्रेजी ही अनिवार्य होगी। परिणामतः हमें हमारी अपनी किसी भी भाषा में, हम बहुभाषा भाषी देश आदिकाल से रहे हैं, हमारी भाषा, उपभाषा, बोलियाँ, उपबोलियाँ, इनकी संख्या देखें तो 1500 से ज़्यादा है। लेकिन हमें हमारी किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में शासन प्रशासन का, शिक्षा दीक्षा का, ज्ञान विज्ञान का, तकनीक, उद्योग, प्रौद्योगिकी, किसी तरह के कार्य में कार्य करने की अनुमति या अवसर नहीं दिए गए। ये तो भला हो हिंदी के कवियों का और आधुनिक काल के लेखकों का, जिन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को साहित्य से, भक्ति से, प्रेम से, श्रृंगार से, योग से, शास्त्र से, धर्म से, नीति से
दर्शन से और भारत की ज्ञान परंपरा से, विज्ञान और तकनीक से जोड़कर रखा और उसे बचा कर रखा। नीति साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, श्रृंगार साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया, भक्ति साहित्य अखिल भारतीय स्तर पर, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, प्रचुर मात्रा में लिखा गया, वीर काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया। तो इसका मतलब है कि अनेक प्रवृत्तियों को आत्मसात करता हुआ हिंदी साहित्य, हिंदी की बोलियों का साहित्य, यह जीवित रहा, लोकप्रिय होता चला गया, कंठहार बना, वह धर्म से भी जुड़ा, वह भक्ति से भी जुड़ा और छोटी बड़ी तमाम रचनाएं उसके माध्यम से सृजित होती चली गई। किंतु औपचारिक और आधिकारिक अनुमति नहीं मिली, यथा राजा तथा प्रजा के कारण विवशता और व्यवस्था से बाधित होकर हिंदी और भारतीय भाषाओं में रोजगार पैदा नहीं हो सके थे, उनका विकास नहीं हो सका था। किंतु अब वो स्थितियां बदल गई हैं। अब रोजगार के अशेष असीम अनंत अवसर हिंदी के पास हैं। अब हिंदी में अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले, प्रयोग अनुप्रयोग करने वाले, अनुवाद करने वाले तमाम भारतीय और विदेशी लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि हिंदी रोजी रोटी या आजीविका की दृष्टि से अब कमज़ोर भाषा नहीं है, उसके पास अनेक परिदृश्य हैं, अनेक संभावनाएं हैं, अनेक अवसर विद्यमान हैं। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।